वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, लाचारी, मिस्कीनी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज़्यादा मशक्क़त करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम ज़रूर चूमती है। दोस्तों, ज़िंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। तब जाकर ये कामयाबी कभी ना ख़त्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक हसीन बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में हम मुलाकात करेंगे एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ जिन्होंने अपने हौसले, अपनी हिम्मत, अपनी विल पावर के दम पर संघर्ष करते हुए डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में एक ऐसा नाम कायम किया जिनको बहुत इज्जत के साथ आज के दौर में सलामी पेश की जा रही है और हौसलों की उड़ान भी उनको सलामी पेश करता है। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। कोई और नहीं, आशीष अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका खैर मकदम और इस्तकबाल हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशीष अग्रवाल हौसलों की उड़ान में मौजूद हैं। उनका काम, उनकी विल पावर, उनकी अचीवमेंट, सब पर हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहचान जो उनकी है वो है डिजिटल मार्केटिंग। उस दुनिया के वो बादशाह हैं और संघर्ष की बहुत सारी कहानियां हैं, कामयाबी की बहुत सारी कहानियां हैं। तो शुरुआत कहाँ से की जाएगी? जैसा कि मैंने एक शब्द यूज़ किया यहाँ पर कि डिजिटल मार्केटिंग के बादशाह। ये एआई का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और हर तरफ फिजाओं में इसी के चर्चे हैं। और इस बात को आपने थाम कर अपनी ज़िंदगी भी बनाई है और बहुत और लोगों की ज़िंदगी भी बनाई है। कुछ अपनी तरफ से आप डिजिटल मार्केटिंग पर, और मैं फिर से दोहराऊंगा कि जो शब्द मैंने यूज़ किया आपके लिए कि डिजिटल मार्केटिंग के बादशाह। नहीं, मैं बादशाह नहीं कहूँगा, हम एक कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं। जब भी आप कोई काम दूसरों के लिए करते हो तब वो काम आपको सही में पहचान देकर जाता है। और डिजिटल मार्केटिंग में जब मैंने एंटर किया, जब मैंने पढ़ना शुरू किया डिजिटल मार्केटिंग, तब मुझे समझ में आया कि आज भारत के बहुत सारे व्यवसायों को इसकी ज़रूरत है जी। लोग आज भी वही पुरानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ज़रिए अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज के इंटरनेट के युग में, एआई के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में अगर आप थोड़े से भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते हो अपने बिजनेस में तो यकीनन आपका बिजनेस पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। बस यही तो करना है। आज किसी को बस इतना कर दो कि वो आसानी से थोड़ा सा पैसा कमा ले, और डिजिटल मार्केटिंग आपको वो सब कुछ देता है। आज डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मुझे नाम मिला, पहचान मिली, आज मैं आपके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो आज सब कुछ मिला क्यों? डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। एक स्किल में अपना इतना नाम बना लो कि बाकी सब लोग आपका नाम लेने लगे जी। बस यही मैं कर रहा हूँ। जो आपने बात कही कि एक स्किल को आप पकड़ लें, एक बिजनेस को आप पकड़ लीजिए, और कहते हैं ना कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, कुछ उस तरीके की आपने बात कही है। सो डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि आपने कहा कि एक क्षेत्र को आप पकड़ लीजिए, लेकिन मेरा कहना है कि इस बात से लोग बड़ा भयभीत होते हैं कि भाई कंप्यूटर देखेंगे, एक तो मोबाइल है और एक प्रॉपर एक स्किल का तरीका है, ऑर्गेनाइज्ड वे है जिस तरीके से आप काम करते हैं। तो लोग, आम जन जो है वो भयभीत बहुत होता है कि डिजिटल मार्केटिंग, एआई पता नहीं क्या चीज़ है। तो इस पर आप रोशनी डालें और बताएं उनको कि ये कितना इजी हो सकता है। हालांकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं नेगेटिवली, लेकिन हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पर बात करेंगे कि एआई कितना ज़बरदस्त तरीके से मानव जीवन को एक अच्छी राह पर ले जा सकता है। अभी जो एआई सबमिट हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि एआई को आप भय की नज़र से देखते हैं या भाग्य की नज़र से देखते हैं? तो नज़र जैसी आपकी होगी आपको फल वैसा मिलेगा। अब एआई आ चुका है, अब इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि हम इसे भूल जाएं। मतलब आपने आंख बंद कर ली है तो शेर ऐसा नहीं कि आएगा नहीं वो तो आएगा, आपके आंख बंद करने से कुछ नहीं होता है। एआई का युग आ चुका है, अब आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं सीखोगे तो दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी और आप पीछे रह जाओगे। आज के युग में अगर किसी को स्मार्टफोन नहीं चलाना आता है तो आज उसे कितनी तकलीफ होती होगी। ठीक बात है।
तो STD PCO कहीं मिलते ही नहीं है। वीडियो कॉल कितनी आसानी से कर सकते हैं आप अगर आपको स्मार्टफोन चलाना आता है तो इसी तरीके से आने वाले 2 से 3 साल में AI आपके इतने सारे काम करने लगेगा जिन कामों को करने के लिए आज आप हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, वो आपके बिल्कुल फ्री के बराबर होने लगेंगे। तो आप AI का यूज़ क्यों ना करो। और इसको सीखना कितना आसान है। लोगों के मन में क्या सोच है कि हमें AI की कोडिंग सीखनी है। अच्छा, हर किसी को AI की कोडिंग नहीं सीखनी है। जैसे जब कंप्यूटर आया तो हमें लगता था कंप्यूटर से पता नहीं क्या हो जाएगा। कई बैंकों ने हड़ताल तक करी कि हम कंप्यूटर अपने बैंक में नहीं लगने देंगे। आज बताइए कि कौन सा ऐसा बैंक है, कौन सी ऐसी संस्था है जहां पर बिना कंप्यूटर के काम हो सकता हो। ऐसा कोई भी नहीं है। इसी तरीके से आज AI आ रहा है। आज लोगों के मन में भय है कि AI हमारी नौकरी खा जाएगा। कंप्यूटर की वजह से नौकरी आई है या नौकरी गई है। तो इसी तरीके से AI की वजह से नौकरी जाएंगी नहीं, नौकरियां पैदा होंगी। आपको सीखना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था कंप्यूटर की। जब कंप्यूटर आया तो आपको कंप्यूटर बनाना थोड़ी सीखना था, कंप्यूटर चलाना सीखना था। करेक्ट। आज AI आया है तो आपको AI बनाना थोड़ी सीखना है, AI चलाना सीखना है। बनाने वाले लोग अलग होंगे, चलाने वाले लोग अलग होंगे। ज़्यादा लोग कौन होते हैं? ज़्यादा लोग चलाने वाले होते हैं, बनाने वाले लोग कम होते हैं। तो आपको इसको चलाना, इसको यूज़ करना आना चाहिए। और इसको सीखना कितना आसान है। आज के समय में कोई भी अच्छा AI सॉफ्टवेयर लीजिए, उसी से आप वार्तालाप कीजिए और आप देखिए कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको AI ही देगा। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, तो AI ही AI को काट रहा है। तो आप AI से ही पूछिए कि मैं AI कैसे सीखूं। आप AI से ही बातचीत करिए कि मुझे अपने व्यवसाय में AI से पूछिए कि मुझे अपने व्यवसाय में क्या करना पड़ेगा। आज मुझे सेल्स नहीं आ रही हैं, मैं सेल्स कैसे लेकर आऊँ। मेरे पास एम्प्लॉयज़ नहीं आ रहे हैं, मैं एम्प्लॉयज़ कैसे लेकर आऊँ। मेरा इस महीने प्रॉफिट कम हो गया है, मैं इस प्रॉफिट को आगे कैसे बढ़ाऊँ। AI आपको जवाब देगा। एक कंपेनियन आपको मिल जाता है। कंपेनियन, ये बड़ा आपने एक शब्द यूज किया। बिल्कुल, बहुत आपको एक जबरदस्त। कंपेनियन मिल जाता है AI के रूप में, जिनसे आप बातचीत कर सकते हो। मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे एक कार्यक्रम में एज ए कीनोट स्पीकर जाना था और मैं सोच रहा था मुझे कुछ स्पेसिफिक बातें करनी है। जैसे पॉडकास्टिंग के बारे में बात करनी थी मुझे। तो मैंने कहा मुझे पॉडकास्ट के बारे में कुछ बहुत बढ़िया बात कहनी है और मेरे दिमाग में महज में आ नहीं रहा था कि मैं ऐसा क्या बोलूँ कि लोग बोले कि मुझे कुछ सीखने को मिला। तो मैंने AI से बात करना शुरू की। उन्होंने मुझे पॉडकास्टिंग का पूरा फॉर्मूला बताया। P से प्रेजेंटेशन से लेकर T से अपनी जो TRP बनानी है। मतलब प्रेजेंटेशन से लेकर TRP तक का पूरा फॉर्मूला बता दिया। और जब वो फॉर्मूला मैंने स्टेज पर बताया तो तालियां बजी, लोगों ने इस्तकबाल किया। आप सोचिए कि आप जब बातचीत करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने पॉडकास्ट का जिक्र किया है तो मैं बता दूं आपको कि ये भी एक पॉडकास्ट शो है। बिल्कुल। और ये अपने आप में कीर्तिमान है, रिकॉर्ड है। दूरदर्शन का पहला पॉडकास्ट शो है, हौसलों की उड़ान। और इतना मारूफ है कि न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि बैरूनी मुल्कों के अंदर भी इसकी बड़ी शोहरत है और लोग बड़ी इज्जत से इसको देखते हैं। और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ से गुजरती हैं। तो आपको भी मुबारकबाद कि आपको ये प्लेटफॉर्म आज मिला है। तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। मुझे अच्छे से याद है कि हम अपनी छत पर जाकर दूरदर्शन के लिए एंटीना ठीक किया करते थे और आज तो मोबाइल पर उपलब्ध है। जी बिल्कुल। तो ये युग बदल चुका है। अब इस बदलते युग में जो काम आप कर रहे हैं, जिस तरीके से पॉडकास्ट कर रहे हैं, जैसी हस्तियां इस चेयर पर बैठती हैं, इस चेयर की अपनी गरिमा है। तो आज आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज हर किसी को जो बदलती हुई दुनिया है उसको अपनाना चाहिए। मतलब हर वो व्यक्ति पीछे रह जाएगा जो जमाने के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। युग बदला बदला हिंदुस्तान और आज के युग का हर इंसान। बिल्कुल। तो इंसान बदल रहा है, युग बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है। तो आपको बदलने से रोका किसने है? जी, सिर्फ और सिर्फ आपने। ठीक है, हम AI पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और डिजिटल मार्केटिंग पर और भी अधिक बात करेंगे, यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपने बदलने की बात की है तो आप कैसे बदले? जो आज आशीष अग्रवाल हैं, दिल्ली NCR के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, और ख़ास तौर पर डिजिटल मार्केटिंग की जब बात होती है तो कहते हैं ना कि एक दूसरे के दो पहलू ही समझ में आते हैं। किसी से बात करो या उस पर AI से पूछो तो वहाँ पर भी आपका नाम का जिक्र होता है कि आशीष अग्रवाल से आप इसके लिए रब्ता कर सकते हैं। सो आपका कैसे AI की तरफ या फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये रुख हुआ? बैंक के साथ आप काम क्या कर सकते थे, वो एक मुश्किल का दौर, और वहाँ से आपको मुश्किलें आई, मुश्किलों के बाद फिर आपने हौसला अपना
लेकर आए। और इस पर मैं कह देता हूँ कि मुश्किलें ही तो हौसले आजमाती हैं और सपनों को आपकी नज़र से हटाती हैं, लेकिन मुश्किलें ही तो आपको जिंदा रखती हैं और जीना सिखाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं ना, मैं भी आज ही पढ़ रहा था कहीं, तो लिखा था कि आप जब सफ़र तय करते हैं तो सफ़र आप कार से नहीं तय करते हैं, सफ़र आप बस से नहीं तय कर रहे हैं, सफ़र आप अपने हौसलों से तय कर रहे हैं। तो दूसरी एक बात हो रही है कि जब आपको ज़रूरत होती है ना, तब आपको कोई रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल। ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो कई सारे रास्ते खोलता है। अब बस तकलीफ कहाँ है कि वो सारे रास्ते आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने रामजस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, हंसराज कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और उसके बाद बैंकों में नौकरी ली। अब नौकरी करते करते चूँकि मेरे अंदर था कि मुझे व्यापार करना है, मुझे कुछ भी करना है, मुझे अपना करना है, मुझे लंबे समय तक नौकरी नहीं करनी है, मुझे नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। तो मैंने उन्हीं बैंकों के साथ जुड़कर एज ए DSA, जहाँ पर हम बैंकों के लिए लोन करवाते थे, बैंक लोन का काम शुरू किया। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो काम बहुत अच्छा चल निकला। एक समय में मुझे बेस्ट DSA ऑफ दिल्ली NCR का अवार्ड भी मिला। बहुत खूब। लेकिन 2008 में जब वैश्विक मंदी आई, बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया, बैंकों के लोन NPA होने लगे। तो उस समय एक डिसीजन ये आया कि हम सारे DSA बंद कर देंगे। अब जो प्रारूप में करता था DSA का, वो प्रारूप बंद कर दिया गया। उस समय मेरे पास 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय हुआ करते थे। अब 100 से ज़्यादा घर एक कंपनी चला रही थी। अब मेरा जो इनकम का रास्ता है वो तो बंद हो गया, लेकिन मैं कैसे अचानक से 100 लोगों के घर का रास्ता बंद कर दूं। और दूसरी बात एक और होती है कि हम इंडियंस हैं, हम आशावादी लोग हैं। मुझे लगा ठीक है, आज ये बंद हुआ है, कल कुछ और खुल जाएगा, हो सकता है कि ये थोड़े समय के लिए हुआ हो, अगले महीने में 2 महीने में ये वापस से सब नॉर्मल हो जाएगा, वापस से जो इनकम आ रही है वो आने लगेगी। इस तरीके से मैंने 4 से 6 महीने अपने 100 लोगों की टीम के साथ कंटिन्यू किया। अब 100 लोगों की सैलरी जाना, मल्टीपल ऑफिस के किराए जाने, इस 6 महीने में एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो पूंजी थी वो सब चली गई। कुछ कर्जा हो गया, कुछ लोगों से पैसे लिए। सबको पता है कि आशीष अग्रवाल देश का एक बड़ा नाम है लोन के क्षेत्र में। सब जानते थे कि बेहतरीन काम कर रहा है तो इसके बाद से पैसे कहीं जाएंगे नहीं, तो लोगों ने पैसे भी दे दिए। लेकिन वक्त का दौर है, वो अपने हाथ में नहीं होता है। वो बैंक लोन का काम दोबारा से शुरू हुआ नहीं, मुझे कंपनी बंद करनी पड़ी, कर्जा सर पे हो गया, मेरे पास कोई काम नहीं था। आपकी बात नहीं रोक रहा हूँ, एक 2 लाइन मुझे जहन में आ रही, भूल जाऊंगा मैं, और मुझे लगता है जरूर कि सर, मुझे प्लीज। कह देनी चाहिए, क्योंकि जो आपने कहा ना कि एक दरवाज़ा बंद होता है हाँ। तो कई सारे दरवाजे खुलते खुलते हैं। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तुम चाहे गिरना या रेंगना, तुम चाहे गिरना या रेंगना, लेकिन कोशिश मत छोड़ना। कोशिश मत छोड़ना, बिल्कुल क्योंकि ठीक बात खुलते हैं दरवाजे खटखटा देने के बाद। है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कहते हैं ना, कोशिश करो, कोशिश करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, और बैठे रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसी तरीके से फिर मैंने नौकरी की। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं नौकरी के लिए बना ही नहीं था कभी, तो नौकरी में मेरा मन लगना ही नहीं था। तो उसके अच्छा, बाद यही एक सब प्रश्न आ रहा है मेरे को, अब अभी शब्द नहीं है, प्रश्न है कि ये बात आपको कब महसूस हुई? ये शुरू से ही ऐसा एक जहन था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या बिजनेस करना है, या ये बाद में रफ्ता रफ्ता चलते हुए और सफ़र के दरमियान ये आपको पता लगा कि मैं बिजनेस के लिए बना हूँ? जब मैंने बैंक लोन का काम शुरू किया था, स्टार्टिंग के 2 सालों में ही मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलता था, बहुत सारे व्यापारियों से मेरी मुलाकात होती थी। उसी समय मेरे जहन में एक बात बैठ गई थी कि नौकरी तो नहीं करनी है, करना तो कुछ अपना ही है। क्योंकि एक चीज़ मैंने सीखी उस समय कि जब आप नौकरी करते हो तो केवल आप अपना परिवार चला सकते हो, और जब व्यापार करते हो तो आप कई सारे परिवार के साथ चल सकते हो। अच्छा, आपकी चीज़ों में कह रहे हैं कि एक तो टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है, बिजनेस भी नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ एक है ना कि अध्यात्म उसके अंदर नज़र आ रहा नहीं, अध्यात्म नहीं है, ये आपके कर्म है। जी। आपको करना क्या है, आपको अगर इस धरती पर भेजा गया है तो आपके कुछ कर्मास हैं, उनको आपको पूरा करना है। तो आज आप कुछ भी काम कर रहे हो, वो काम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, तो अपने लिए तो जानवर भी कर रहे हैं। ठीक फरमा रहे हैं आप। ठीक है ना, आपको दूसरों के लिए करना है। मैं मेरे जीवन का यही सिद्धांत है, और मैं चाहता हूँ कि ये सिद्धांत अगर हर कोई अपना ले तो हम कितने खुशहाल हो जाएं। ठीक है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा था जब बैंकों का सब बंद हो गया, नौकरी करने लगा, नौकरी के लिए मैं बना ही नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे कोई बहुत विशेष कोई काम आता नहीं था, क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद बैंकों के साथ ही काम किया, सारा काम बैंकिंग का ही सीखा।
अब वहाँ पर मुझे कोई काम मिल नहीं रहा था, कोई ऐसा व्यवसाय नज़र नहीं आ रहा था। तो उस समय मुझे डिजिटल मार्केटिंग की कहीं से नॉलेज मिली और उसने मुझे बहुत आकर्षित किया। मुझे लगा मुझे सीखना चाहिए, तो मैंने 1 से 1.5 साल लगाकर पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखी। परफेक्ट। और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाना शुरू किया लोगों को। और जब मैंने वो पढ़ाना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वहाँ से मुझे समझ में आया कि ये कुछ है जो लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। और वहीं से मुझे YouTube के बारे में पता चला। और YouTube ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आज पॉडकास्ट बहुत फेमस होते हैं, मुझे लगा कि मैं अपनी बातों को YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकता हूं। मैं जो व्यापार करना चाह रहा हूं, मैं जो व्यापार देना चाह रहा हूं, तो मैंने YouTube पर एक चैनल बनाया। तो YouTube चैनल के जरिए मैंने लोगों को नए नए बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया। बहुत खूब। अब जब मैंने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना शुरू किया तो मेरे फोन लगातार बजने शुरू हो गए और लोग मेरे पास लगातार आने लगे कि मुझे ये व्यापार करना है, मुझे ये बिजनेस करना है, इसमें आप मेरी मदद करिए, इस बिजनेस में मेरी मदद करिए। और वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ लोगों को व्यापार देने का, लोगों को फ्रेंचाइज देने का। और वहाँ से मुझे एक नया जन्म मिला, वहाँ से मुझे एक नई पहचान मिली। आज लोग मुझे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं बल्कि फ्रेंचाइज और बिजनेस एक्सपेंशन कोच के रूप में भी जानते हैं। और आज तक मैंने तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को व्यापार करा चुका हूँ मैं, और 400 से अधिक ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ, उनकी ब्रांड की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कि किस तरीके से आप अपने ब्रांड को ग्रो करें। तो आप देखिए कि आपने सफ़र तो शुरू किया था बिल्कुल एक अकेले, कहते हैं ना कि हमने सफ़र शुरू किया और कारवां बनता चला गया। मैं तो अकेला ही चला था जाने मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला गया। अब देखिए आपकी जो जुबान है वो बहुत ही मतलब माशाअल्लाह, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अब हम कर्मयोगी लोग हैं। धनबाद में मैं पैदा हुआ। धनबाद में एक छोटा सा गांव है गोविंदपुर। अब तो गांव कहाँ रहे हिंदुस्तान में लेकिन जब 1981 की बात है, उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ करता था, गाड़ी दिख जाए तो बड़ी बात है। तो धनबाद के गोविंदपुर में मेरा जन्म हुआ, वहीं पर मेरी शुरुआती सारी पढ़ाई हुई। और उसके बाद जब मैं हायर एजुकेशन के लिए मेरे पिताजी ने चाहा कि मैं किसी अच्छे स्कूल में जाऊं, मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ूं, तो वो अच्छा स्कूल हमारे घर से 14 किलोमीटर दूर था और उसकी बस भी हमारे घर तक नहीं आती थी। जी। मुझे 6 किलोमीटर दूर का सफ़र प्राइवेट व्हीकल में जो बसें चलती हैं या फिर जो ट्रैकर चलते थे उस समय, उस ट्रैकर में तय करना पड़ता था और आधे रास्ते तक बस आती थी। वहाँ से फिर बस लेकर मैं स्कूल जाता था। 2 घंटे जाने में लगते थे, 1.5 से 2 घंटे आने में लगते थे उस स्कूल तक पहुँचने के लिए। और आज उस स्कूल ने आज मुझे इस लायक बना दिया कि मैं आप लोगों के साथ बैठ सकूँ। स्कूल की तो भूमिका होती ही है और भूमिकाएं बड़े सफ़र में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे पड़ाव आते हैं। ज़िंदगी है तो ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं तो रास्ते हैं तो कठिनाइयाँ हैं तो हौसला है। हौसला इस बात का है कि जीत हमारी है। ये जो जनरेशन है जो 80s 81 82s में पैदा हुई और इसने किताबें पढ़ी, हाथों से लिखा, फिर इनके हाथ में कैलकुलेटर्स आए, कंप्यूटर्स भी आए, फ़ोन भी आए। तो इस पीढ़ी को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा लोग कहते हैं कि एक स्किल सीखते हैं, जब तक वो पूरी कर पाते हैं तो एक और स्किल आ जाती है। सेम इन अ वे टू स्पीक रिगार्डिंग AI कि कंप्यूटर में महारत हासिल करी तो अब AI आ गया, तो बड़े झुंझलाहट में होते हैं कि कैसे डील किया जाए। तो आप इसी दरमियान की पैदाइश हैं, तो बताएं कि कैसे और लोग जो स्ट्रगल करते हैं, वाकई में लोग चिड़चिड़ाते हैं इन चीज़ों से, कैसे वो डील करें, कितना आसान और कितना मुश्किल टेक्नोलॉजी AI कनेक्ट करना इस जनरेशन के लिए? कोई मुश्किल नहीं है, AI बहुत आसान है। और जो आपने कहा कि स्ट्रगल हर ज़माने के लोगों को हुआ है। जो 1900 में पैदा हुए उन्हें आज़ादी से पहले का स्ट्रगल देखना पड़ा, जो 1940-50 में पैदा हुए उस समय भुखमरी का स्ट्रगल देखना पड़ा, हम 80 में पैदा हुए तब तो कम से कम एक खुशहाल भारत था, हमें इतना स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा। और स्ट्रगल हर समय रहेगा। जो बच्चे आज पैदा होंगे ना, उनके लाइफ में भी स्ट्रगल होगा, उनके लाइफ में उनके तरह का स्ट्रगल होगा कि हम AI से क्या करें, हम किस तरीके से, डेली टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, बहुत रैपिड टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है। हमारे टाइम में रैपिड टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं था। हमारे समय में 1980 से लेकर हम बात करें तो 2000 के युग में कंप्यूटर इंटरनेट आया। 2010 में हम बात करें तो इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग का युग आया। अब 2020-25 में कहीं क्या आ रहा है, AI आ रहा है। तो हमें एक अच्छा समय मिला एक टेक्नोलॉजी को सीखने का, समझने का। अब जो आने वाले जनरेशन है ना, उनको ये समय भी नहीं मिल रहा। आज AI है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कल एसआई आने वाला है, एसआई आ चुका है, सुपर इंटेलिजेंस, जो एआई के भी ऊपर होगा। एआई अपनी एक टीम बना चुकी है, अपनी सेना बना चुकी है, उस सेना के साथ आपको मिलकर खेलना है। मतलब जिस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन है वैसे एआई एजेंट्स पॉपुलेशन भी बन चुकी है। क्या उनका डरना अपना चाहिए, सोशल मीडिया। क्या डरना चाहिए इस जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को? यही सवाल चारों फिजाओं में यही रहता है कि भाई क्या होगा, क्या मानवता, ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, ओवर पावर हो जाएगी एआई के जरिए या उसके आगे की टेक्नोलॉजीज के जरिए? सच सुनना चाहते हैं या वो बात सुनना चाहते हैं जो अच्छी लगे? जो सच है वो तो हम तो नाज़रीन के लिए सच ही यहाँ बयां करते हैं। डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि अब आपकी जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर एक सुपर इंटेलिजेंस है। अगर आपने अपने इंटेलिजेंस को आगे नहीं बढ़ाया तो यकीनन डरना चाहिए। अगर आप अपने इंटेलिजेंस लेवल को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं तो नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की जानकारी जरूरी है, हर चीज़ का एजुकेशन जरूरी है। जैसे आज बैंक के खाते ऑनलाइन हो गए, अब ऑनलाइन होने की वजह से क्या हुआ? फ्रॉड्स बढ़ गए जी। आज कितने ऐड देखते हैं कि ओटीपी मत शेयर करो, पिन मत शेयर करो। ये क्यों एड्स आ रहे हैं, क्यों सरकारें ये ऐड चला रही हैं? इसीलिए चला रही है क्योंकि ऐसे काम हो रहे हैं। तो जिनको बैंक खाता ऑनलाइन नहीं चलाना आता है उनको डरना चाहिए। जिनको बैंक खाता ऑनलाइन चलाना आता है, हमें पता है कि ओटीपी कब शेयर करना चाहिए, कहाँ से ओटीपी आया होगा तो शेयर करना चाहिए। हमें क्यों पता है? जस्ट बिकॉज कि हम लोग एजुकेटेड हैं। तो इसी तरीके से एआई से उन सभी लोगों को डरना चाहिए जो एआई की एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं, जो नहीं सीखना चाहते हैं कि एआई आखिर में है क्या, एसआई आखिर में है क्या, हमें उनसे कैसे काम लेना है। अपने आप की आदतें इतनी मत बिगाड़ो कि तुम्हारी आदतें ही तुम्हें ले डूबे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एआई की वजह से आप ऐसा मत कर दो कि आपने लिखना ही बंद कर दिया। अब हमने हर छोटी छोटी बातें अगर एआई से पूछनी चालू कर दी तो आपके दिमाग का क्या होगा? किसी ने ये भी कहा कि एआई के पास हर बात का तो जवाब होगा, आपके हर सवाल का जवाब होगा, लेकिन उसके पास जो इमोशन है, इमोशंस के पॉइंट पर आकर, फ्रंट पर आकर एआई कहीं ना कहीं मनुष्य से मात खा जाएगा। बिल्कुल। देखिए एक बात और है कि एआई को ड्राइव कौन कर रहा है? एआई को ड्राइव ह्यूमन ही कर रहे हैं। आखिरकार एआई को चलाने वाले लोग कौन है? हम ही लोग हैं। अब एआई से जैसा सवाल पूछोगे वो वैसा जवाब देगा। जब एआई से पूछोगे कि मान लीजिए हम इस कप की बात करते हैं, ये कप अच्छा है बुरा, तो वो अपना लॉजिक आंसर देगा। लेकिन आप ये पूछोगे कि ये कप अच्छा क्यों है, तो इसकी अच्छाइयाँ बताएगा। अब आप ये पूछ लोगे ये कप बुरा क्यों है, तो इसकी बुराइयाँ बताएगा। तो फिर एआई किस चीज़ का? उसका अपना इंटेलिजेंस तो है ही नहीं। ये हमारे क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि हमने क्या क्वेश्चन पूछा है और वो वैसा ही आंसर आपको देगा। अब ये क्वेश्चन पूछना कौन सीखेगा? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं बेसिकली इसको। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हाँ बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन पूछना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है, सही तरीके से सवाल करना। करेक्ट। जो लोग घबराते हैं ना, कई सारे लोग बोलते हैं कि मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना दूंगा, मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाऊंगा। आखिरकार ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? सही सवाल पूछना। आप यहाँ पर आज एंकर की भूमिका में हैं, अगर आपके सवाल सही नहीं होंगे तो मेरे जवाब सही कैसे आएंगे? तो कैन आई से यू आर ग्रेट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? या डेफिनेटली। आज हम सब लोग, आज एक बच्चा अपनी माँ से भूख लगी है तो खाना मांगता है, खाना मांगता तो माँ कुछ भी दे सकती है, लेकिन वो बोलेगा कि माँ दूध चाहिए तो दूध मिलेगा, माँ रोटी चाहिए तो रोटी मिलेगी। जी। तो सही सवाल पूछने की कला आनी बहुत जरूरी है। इसी तरीके से एआई से जब आप बात करते हैं तो आपको सही सवाल आने की कला जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत सवाल पूछ लिए तो आपको जवाब भी गलत मिलेंगे, और आपने अगर उसे सच मान लिया तो आप एक विपरीत दुनिया में जी रहे होंगे। पैरेलल एक वर्ड चल रहा है जिसमें कि आप चले गए हैं, और मनुष्यता का एक जो जीवन है वो बिल्कुल एक अलग है। यहाँ हम बंद कमरे में बैठे हैं, लाइट्स बंद कर दी जाए तो हमें लगा कि रात हो गई है। जी। आप इस कमरे से बाहर निकलिए, बाहर सूरज चमक रहा है। सूरज आपने बड़ा चमकाया है अपने बिजनेस के जरिए, व्यापार के जरिए, और तकरीबन 2000 लोगों को आपने ट्रेनिंग्स दी, और साथ ही साथ किस तरीके से बिजनेस को ग्रो किया जाए वो आपने सिखाया। और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर बल्कि जो उत्तर भारत है, पूरे उत्तर भारत के अंदर आपकी बड़ी शोहरत है इस काम को लेकर। थोड़ा सा बताएं कि यूथ आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना चाहता है, और आपका उनको किस तरीके से यहाँ से संदेश रहेंगे कि वो डिजिटल मार्केटिंग को, एआई को लेकर किस तरीके के व्यापार की एक पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं और कितनी उसकी संभावनाएं ग्रो करने की, और थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी आप ज़रूर यहाँ पर रोशनी डालें इस पर। देखिए मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी एक स्किल अच्छे से आती है ना तो आप जीवन में कभी भी भूखे नहीं मरोगे।
कोई भी एक स्किल आपको आती है, चाहे वो कपड़े सीने की स्किल हो, चाहे वो बातचीत करने की स्किल हो, चाहे वो एआई की स्किल हो, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल हो। और डिजिटल मार्केटिंग की स्किल अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको तो कहीं भी, मतलब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठकर जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल हो, वहाँ से आप पूरे विश्व भर का काम कर सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में बहुत वास्ट शब्द है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है, आपको वेबसाइट बनानी आती है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी आती है, आपको कंटेंट लिखना आता है, आपको फेसबुक ऐड मतलब एड्स चलाने आते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से किसी के व्यापार को बढ़ाना आता है, आप ऑनलाइन किसी के बिजनेस की प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप पीपीटी बना सकते हैं। ये सब कुछ अगर आपने सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, तो अब सोचिए कि इन चीज़ों की ज़रूरत आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही पूरे विश्व भर में है, और आप पूरे विश्व भर में कहीं पर भी काम कर सकते हैं। एक जगह से बैठकर आप ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे, ऑनलाइन पेमेंट मंगवाएंगे और ऑनलाइन काम करके आप पैसे कमाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको 10,000 से 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी। कहाँ के लोग? मैं धनबाद रहता हूँ, तो धनबाद, गोविंदपुर, निरसा, बोकारो, झरिया, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, यहाँ के लोगों को जानता हूँ जिनको 10 से 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, और किसी एक चीज़ में, डिजिटल मार्केटिंग में पूरे में नहीं, किसी ने केवल वीडियो एडिटिंग में महारत हासिल की, किसी ने केवल ग्राफिक डिजाइनिंग में महारत हासिल करी, किसी ने ऑनलाइन पीपीटी बनाने में महारत हासिल की, और आज वो महीने का 30,000 से लेकर 50,000 रुपये कमा रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा भी कमा रहे हैं, ठीक। लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा लोग बड़ा ना सोच लें, क्योंकि ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है कि हम ज़्यादा का सोच लें और हमें कम मिलता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। जोर दिया आपने अपनी इस बात को कहते हुए कि ऑनलाइन आपको क्लाइंटेज मिलेगी, लेकिन मैंने डर देखा है लोगों के अंदर ये कि वो कहते हैं कि मान लीजिए किसी छोटे शहर में वो हों, दिल्ली बॉम्बे के अंदर नहीं है, या बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसे सिटीज़ के अंदर नहीं है, छोटे शहरों के अंदर हैं, तो वहाँ पर उनको ये डर रहता है कि क्लाइंटेज कैसे मिले। तो इस पर भी आप थोड़ा रोशनी डालें और नाज़रीन के लिए कि जैसे आपने जोर दिया कि ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन भी क्या कैसे संभावना हो सकती है अगर कोई अपना स्टूडियो खोलना चाहे, कोई अपना पॉडकास्ट डेवलप करना चाहे। मैं बात करता हूँ, देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि आज दुनिया सिमट गई है ऑनलाइन आने के बाद। लोग दिल्ली में बैठकर अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, तो आप धनबाद या फिर ऐसे शहरों में बैठकर, उत्तर भारत में बैठकर पूरे भारत के लिए काम क्यों नहीं कर सकते। अब लोग क्या देखते हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं। जब किसी को वीडियो एडिटिंग करानी होगी तो आपसे क्या मांगेगा कि आपने आज से पहले 10 वीडियो कौन सी एडिट की हैं, वो आप भेज दीजिए। आप उसे अपना काम भेजेंगे, आपके काम पे यकीन हो जाएगा, वो आपको अपने आप काम देगा। तो अब लोगों को समझ में आ चुका है कि आप दिल्ली मुंबई में बैठे हो कोई ज़रूरी नहीं है, आप भारत के किसी भी गाँव में हो, किसी भी शहर में हो, आप वहाँ से बैठकर काम करके दे सकते हो। और उसके लिए पेमेंट का भी डर होता है लोगों को कि मैं पेमेंट दे दूँ और पेमेंट ना मिली तो क्या होगा। तो इसके लिए स्क्रो अकाउंट्स होते हैं। स्क्रो अकाउंट्स में क्या होता है, आप काम करिए, आपको ये डर नहीं है कि आपको काम करने के बाद पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सामने वालों को ये डर नहीं है कि मैंने पैसा दे दिया तो मेरा काम होगा कि नहीं होगा। वो स्क्रो अकाउंट में जैसे ही आपने डिलीवर किया वैसे ही आपको अकाउंट में पैसा आ जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। बिल्कुल। अब जैसे कि आपके बीच में कोई बिचौलिया है जो हम दोनों को जानता है, मुझे आपसे कोई काम लेना है, आपको लग रहा है कि यहाँ से पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे लग रहा है कि मैं आपके लिए काम कर दूंगा, आप काम तो ले लोगे और बाद में मैं आपसे पैसे मांगता रहूँ और आप पैसे दोगे कि नहीं दोगे। बिचौलिया ने क्या कहा कि मेरे पास पैसे आ चुके हैं, अगर आप काम करके दे दोगे तो आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, मुझे उस पर यकीन है और आपको भी उस पर यकीन है कि अगर इसने काम नहीं किया तो ये पैसे नहीं देगा। तो इस बिचौलिया का नाम स्क्रो अकाउंट है। करेक्ट। तो ये बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं? तो ये बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है, ठीक है ना, बहुत आसान है। तो आज के डिजिटल युग में बस ये छोटी छोटी जानकारी होना ही जरूरी है बस। अब जिसको स्क्रो अकाउंट की जानकारी नहीं है वो डर में जिएगा, अब जिसको स्क्रो अकाउंट की जानकारी है वो खुल के काम करेगा। तो ये एजुकेशन ही जरूरी है। दूसरा आपने बताया कि हम ऑफलाइन काम कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए आज आप कोई भी काम करिए, उस काम के लिए ऑफलाइन बिजनेस से संबंध तो होगा ही होगा। अब डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो कहाँ करोगे, किसी लैपटॉप में करोगे, किसी कंप्यूटर में करोगे, वो कंप्यूटर या लैपटॉप कहाँ मिलेगा, बाजार में मिलेगा आपको। तो आज आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की दुकान खोलिए, लैपटॉप या कंप्यूटर का सर्विस सेंटर खोलिए। आज गाँव में लैपटॉप कंप्यूटर के सर्विस सेंटर की भरमार है। अब देखिए कोई भी एक काम से ना बहुत सारे व्यापार बन जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से सिर्फ मार्केटिंग सर्विसेज का व्यापार नहीं बना, उससे आपको लैपटॉप कंप्यूटर का व्यापार बना, लैपटॉप कंप्यूटर से लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयरिंग का व्यापार बना, लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयरिंग से लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयरिंग सर्विस सेंटर का, सिखाने वालों का व्यापार बना।
और वहां से बहुत सारे टीचर उत्पन्न हुए, Correct, बहुत correct. सारे लोगों को ऑफलाइन सिखाने का मौका मिला। तो आज कोई भी एक काम आप शुरू करिए, उस काम से बहुत सारे लोग बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, कहीं पर एक बस अड्डा बना, हवाई अड्डा बना या रेलवे स्टेशन बना, वहां पर बाहर देखिए किस तरीके से आपको छोले भटूरे, रिटेल शॉप्स की और पकौड़ों वाले की दुकान खुल जाती है, मतलब लाइन से खुल जाती है दुकानें, और लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है, वहां की जमीनों के रेट बढ़ जाते हैं, बिल्डिंगें बनना शुरू हो जाती हैं, होटल शुरू हो जाते हैं। तो आप जब भी कोई एक काम करते हैं ना, एक काम नहीं होता, उस काम के इर्द गिर्द बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे आपने पॉडकास्ट स्टूडियो की बात की, करेक्ट। आज आप पॉडकास्ट स्टूडियो शुरू करेंगे, वहां पर 10 लोग आकर एज ए होस्ट काम करेंगे, 10 लोग एज ए गेस्ट आएंगे वहां पर। अब जो होस्ट काम कर रहे हैं उन्हें इस ऑनलाइन दुनिया में अपना चेहरा दिखाने का मौका मिलेगा, लोग उन्हें जानेंगे। जैसे आज इस पॉडकास्ट पर जितने भी लोग आपको सुन रहे होंगे, जितने भी लोग आपको सुन रहे होंगे, वो आपकी आज जितनी भी बातें आपने कही हैं वो उनके जहन में उतर जाएंगी। कितनी खूबसूरती से आप जो शेर व शायरी बोल रहे हैं, जितनी खूबसूरती से आप बातें कर रहे हैं, अब किसी को भी ज़रूरत हुई आपसे कभी काम लेने की, वो आपसे संपर्क करना चाहेगा। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा आपकी बातें ज़्यादा सुन रहे हैं नाज़रीन। ये आप सब लोगों का प्रेम है, हमें तो बस काम करना आता है। तो अब कोई आपसे प्रभावित होगा तो वो आपसे कनेक्ट करना चाहेगा। बिल्कुल। तो इसी तरीके से मौके मिलते हैं इंसान को आगे बढ़ने के। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने एक कैमरे से भी नहीं, सॉरी, एक मोबाइल से 8,000 10,000 के मोबाइल से अपना करियर शुरू किया था। आज लोग उनसे मिलने के लिए 8 लाख रुपए देने को तैयार हैं। हाँ, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम देखते हैं, तमाम तरह के पॉडकास्ट हम देखने को मिलते हैं, और वहाँ के जो एंकर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। और किसी ने जैसे शुरुआत की, आज के दौर में किसी को आप मशवरा दें कि भाई आप इसको शुरू करें, तो वो भी थोड़ा सा भयभीत होते हैं कि भाई इतने सारे फॉलोअर्स हम कैसे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि कमाई तो डायरेक्टली वहीं से होती है। तो उसका भय किस तरीके से कम हो, और वो सफ़र कितना लंबा है और कैसे स्टार्ट किया जाए, इसकी भी आप जानकारी दे ही दें, क्योंकि पॉडकास्ट हो ही रहा है, तो पॉडकास्ट की भी बात हो जाए। मैं इसका जवाब बड़े सिंपल शब्दों में देता हूँ। आज अगर आप अपना करियर यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन दुनिया में नहीं बनाओगे तो कहीं तो बनाओगे। क्या करोगे? किराने की दुकान खोलोगे? क्या आपसे पहले किसी ने नहीं खोली है? क्या लोग भूखे मर रहे हैं जहाँ पर आप खोलोगे दुकान? जी। कपड़े की दुकान खोलोगे? क्या लोग कपड़े नहीं पहन रहे जहाँ पर आप दुकान खोलोगे? दवाई की दुकान खोलोगे? क्या लोग बिना दवाई के जी रहे हैं? आप एक काम तो ऐसा बताओ जहाँ कंपटीशन नहीं है, जहाँ पर आप जैसे लोगों की भरमार नहीं है। तो क्या हर जगह है। अप्रोच डिफरेंट लेनी पड़ेगी? बस अप्रोच ही डिफरेंट लेनी है। आप कुछ बेहतर करो ना। आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है डिजिटल दुनिया में? क्या अपॉर्चुनिटी है कि सबको आप देख सकते हो। जैसे बाकी व्यापार में क्या है कि मेरे व्यापार के पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है आपको नहीं पता है जी। लेकिन डिजिटल दुनिया में मुझे स्ट्रेटेजी दिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। मैं ये कपड़े पहनता हूँ तो मुझे दिखाने पड़ेंगे। जैसे कि एक चलन चला, मान लीजिए किसी के पास कोई वीडियो है, हम लोग यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं, इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाला जाता है, तो एक हैशटैग का एक चलन है, ठीक है, हैशटैग दिस, हैशटैग दिस, तो उसको लोग कॉपी करते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें मौलिकता कहीं नजर नहीं आ रही है। तो यही एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। आप देखिए कि आपके लिए बेहतर क्या होगा। आपके इस कार्यक्रम का नाम है हौसलों की उड़ान। अब आपका बिल्कुल अलग कार्यक्रम है। कार्यक्रम से पता चलता है कि आप उन लोगों को ये मंच देते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ कामयाबी हासिल की। डेफिनेटली। तो इसी तरीके से आप जब किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपके नाम से लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर वो क्या बताना चाहते हैं। True. पहली बात। दूसरी बात, जब आप बताना शुरू करो तो जो आप बताना चाहते हो वो झलकना भी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपके नाम में और आपके काम में डिफरेंस आ जाएगा और लोग आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे। लोग ये गलतियां करते हैं जिनकी वजह से यूट्यूब पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। सक्सेस रेशियो हर जगह बहुत कम है, हर फील्ड में। आज IAS का एग्जाम देने के लिए कितने लाख लोग बैठते हैं, 1% से कम, 0.something% उसकी सक्सेस रेशियो है। आज नीट के एग्जाम के लिए, आज IIT JEE के एग्जाम के लिए कितने लाख बच्चे बैठते हैं, 2-3-4% उसका सक्सेस रेशियो है। और सक्सेस रेशियो हर जगह ही कम है। तो आप यहाँ क्यों डर रहे हो? आप कोई भी काम करोगे आपको अपना बेहतर तो देना पड़ेगा, आपको अपने आप को बेस्ट बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आज आपको ऑनलाइन की दुनिया में अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। आप बताइए ना लोगों को। मैं तो सिर्फ एक प्रिंसिपल देता हूँ जी। लाइफ में, आप अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आपको कभी कुछ मिलेगा भी नहीं। बहुत सही फरमा रहे हैं आप। तो आप इसी तरीके से ऑनलाइन की दुनिया में आप लोगों को देना सीखिए। जैसे कि सपोज करिए आपने एक बिजनेस यूट्यूब चैनल बनाया, तो बिजनेस यूट्यूब चैनल में कोई आपको सुनने नहीं बैठा,
लोग ये जानने के लिए बैठे हैं मुझे व्यापार करना है तो मैं सरलता से व्यापार कैसे करूं। लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरा व्यापार एक जगह पर आकर अटक गया है, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं। तो ऐसे उपाय बताएं ना, उन्हें बताएं कि आप अपने कॉस्टिंग्स को देखें, कहीं सार्थक बात आपको करनी सार्थक बात करनी पड़ेगी, सही बात करनी पड़ेगी, दूसरों के फायदे की बात करनी पड़ेगी, और उन बातों से फायदा आना भी चाहिए। जब फायदा होगा तो लोग आपको भी देखेंगे और आपको रिकमेंड भी करेंगे, आपके बारे में बताएंगे भी लोगों को। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने व्यापार बताना शुरू किया, कुछ लोगों ने व्यापार किया और उसके बाद लोगों को बताना शुरू किया, तो आप भी ऐसा ही करिए। इतना सा तो काम करना है। किसी चीज को बहुत ज्यादा, अगर आप जिस तरह रबड़ को बहुत ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, इसी तरीके से किसी भी काम को बेसिक्स में जाके कर लीजिए। वीडियो बनानी है, मान लीजिए आपको ये वीडियो बनानी है कि अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर बनाएं, तो आप क्या बताएंगे कि आप साफ सुथरे दिखें, अपने बालों को सही तरीके से रखें, रोज़ नहा लें, आयरन किए हुए कपड़े पहने, कलर कॉम्बिनेशन के साथ पहने। मेरे एक टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे बचपन में, नाम था उनका शशि तिमोथी। हाँ, शशि तिमोथी बड़े ही डायनामिक पर्सनालिटी, बड़े स्टाइलिश रहते हैं, काउबॉय कैप लगाते हैं और बड़ी शानदार ज़िंदगी जीते हैं। और इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ कई सारी वो मोटिवेशनल बातें भी बताते थे, ज़िंदगी के अपने तजुर्बे, और आज भी बताते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि राशिद, अगर ज़िंदगी में आपको कुछ नहीं आता है, किसी भी मुकाम पर है, कोई शब्द आपको आता नहीं है, जैसे कि आपने मेकअप रूम में मुझसे DS कुछ DSA कहा था, मुझे इसकी फुल फॉर्म पता नहीं थी, तो मैंने संकोच नहीं किया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ये बात मैंने उनसे ही सीखी थी। और यही बात आपने कही कि आप बेसिक पर चले जाइए और शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी भर बेवकूफ़ कहलाने से बेहतर है कि आज एक पल के लिए बेवकूफ़ कहला लें। बिल्कुल। मैं आपकी इस बात से एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग, मैं अपने जीवन में 4 बार फेल हुआ हूँ, 4 बार जीरो हुआ हूँ। अच्छा, 4 बार जीरो नहीं हुआ, उसमें से 2 बार तो मैं नेगेटिव हुआ हूँ। जीरो में भी आपके पास ये होता है कि किसी को कुछ देना तो नहीं है यहाँ पर तो बहुत कुछ देने को था। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि जब आप आसमान से जमीन पर गिरते हैं ना, तो आप तो गिर जाते हैं, आपकी ईगो नहीं गिरती है। जिस दिन आपके साथ आपकी ईगो भी उस जमीन पे आ जाएगी ना, आप वापस से ऊपर चले जाओगे। मुझे कोई शर्म नहीं आई कि मैं 100 लोगों के साथ काम कर रहा था, फिर मुझे नौकरी करने में, मुझे किसी को सर बोलने में, मुझे किसी को बॉस बोलने में कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि दुनिया मेरे घर नहीं चलाएगी। मेरा घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पर है, मेरे ऊपर है। तो अगर आपने अपनी ईगो छोड़ दी तो आप तरक्की चल कर लोगे, और कोई आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बहुत कुछ आता है। अगर आपने एक बार बनाया है किसी चीज को तो आप बार बार बना लोगे, क्योंकि आपको बनाना आता है। तो आपने बात की ना कि इज्जत लोग महसूस करते हैं कि भाई अब तो मैं गिर गया, अब दोबारा उठ नहीं पाऊंगा, मेरी बेइज्जती होगी दोबारा से अगर मैं स्टार्ट करूं इस चीज़ को। तो आध्यात्मिक प्रोसेस में कहा जाता है कि इज्जत सिर्फ ऊपर वाले की होती है और उसके मैसेंजर्स की होती है, बाकी किसी की कोई इज्जत नहीं है। देखिए, आप अपना कर्म करिए ना जी। सिंपल सी बात है कि आपको ईश्वर ने, आपको ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए हैं। उस 24 घंटे में आपको अपने जो कर्म है उसको नियत रूप से करना है। जी। अगर आपको मान लीजिए 8 घंटे सोने के हैं और आप 16 घंटे सो रहे हो, तो आपकी मतलब कि किस्मत भी सोएगी, सिर्फ आप नहीं सो रहे हो। आप अपने 16 घंटे को अपने कर्म में लगाइए। मतलब गीता में भी कहा गया है कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो आप हर धर्म में यही कहा गया है कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फल देना तो ऊपर वाले का काम है, वो आपका काम नहीं है। अगर वो आपका काम होता तो आप फल ले लेते, कर्म नहीं करते। सुबह उठने की बहुत बड़ी फजीलत बताई गई और तरीका भी यही है कि आप सुबह उठें और ईश्वर को याद करें, उसके बाद अपने कामों पर निकल जाएं। बिल्कुल। और पूरा दिन आपको कार्य करें, फिर दोपहर में आकर विश्राम करें थोड़ा सा। तो शुरुआत की सुबह की जो उड़ान है, तो जिस तरीके से हौसलों की उड़ान है, बिल्कुल, वो सुबह की उड़ान ही हौसलों की उड़ान होती है। तो बस लोग जो तरक्की नहीं कर पाते हैं, मैं कहता हूँ कि जो लोग रीइग्नाइट नहीं कर पाते हैं या जो बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण यही होता है कि उनके हौसले खत्म हो गए होते हैं। और आशीष भाई, ये ज़रूरी है हर किसी व्यक्ति ने कोई मुकाम हासिल किया हो ज़िंदगी के अंदर, कोई अचीवमेंट हासिल की हो, ये हो ही नहीं सकता कि उसने बाउंस बैक ना किया। 100% किया होगा। देखिए, हमें सीखने को कहाँ से मिलता है? आपकी जीत आपको कुछ नहीं सिखाती, आपकी हार आपको सिखाती है। एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर हैं, सॉरी चेस प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े चेस प्लेयर हैं, विश्व विजेता हैं। उनसे पूछा गया कि आपने सैकड़ों मैच जीते हैं। मैग्नस कार्लसन, गैरी समथिंग, गैरी कैस्परोव, हाँ बिल्कुल। उनसे पूछा गया कि आपने इतने मैच जीते हैं, तो आप अपने हर मैच जीतने के पीछे आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? आप किस तरीके से अपने मैचेज को आप रिवाइंड करते हैं, किस तरीके से इवेलुएट करते हैं?
बोल रहा मैं जीत का हमेशा जश्न मनाता हूँ और मैं हार को हमेशा इवेलुएट करता हूँ, क्योंकि मुझे जीतना कैसे है वो तो आता है, लेकिन मैं हार क्यों गया मुझे ये सीखना है। तो आप जब चल रहे हैं, आप जीत रहे हैं, तो आपको जीतना तो आता ही है। आपको क्या नहीं आता था? हारना, तभी तो आप हार गए। करेक्ट। तो आपको बस ये सीखना है कि आप हार क्यों गए, दोबारा मत वहां जाओ। एक कहावत है कि एक बार अगर आप ठोकर खा के गिरे तो लोग आपको कहेंगे बेचारा, और दोबारा वहीं पर अगर आप ठोकर खा के गिरेंगे तो लोग कहेंगे पागल, बेवकूफ। तो आप बेसिकली बेवकूफ बनना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि एक बार ठोकर लग गई, उस पत्थर को हम किनारे रख दें, मैं भी ना गिरूं, कोई दूसरा भी ना गिरे। मैंने अपने जीवन में यही किया। मैं 4 बार फेल हुआ, तो मुझे क्या लगा कि मुझे क्या करना है। लोग कहाँ फेल हो रहे हैं? व्यापार करने में फेल हो रहे हैं। तो लोगों को व्यापार सिखाना चालू कर दो, लोगों को व्यापार बताना चालू कर दो। आज अगर मैं अपने जीवन में 1000-2000 लोगों को व्यापार कराया, उनको सक्सेसफुल बनाया, तो मैंने वो पत्थर पे मैं खुद भी दोबारा नहीं गिरा और दूसरों को भी उस पत्थर से गिरने से बचा लिया। इतना सा काम करता है। जिनको विश्वास है फूल खिल जाएंगे, चाहे जमीन हो कितनी भी कठोर, हर घड़ी चलते हैं वो उजाले की ओर। जब मैंने अपना पहला नौकरी शुरू की थी, तब मेरे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे सेल्स की ट्रेनिंग दी थी, और उस ट्रेनिंग में मुझे एक बात कही थी उन्होंने कि आशीष, हमेशा जेन्युइन रहना, लोगों की तकलीफ पर ध्यान देना, उनको बताना कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो उनकी तकलीफ को कैसे दूर कर सकता है। बस इतना काम कर लेना, आपको सेल्स नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप जाकर बोलोगे ये खरीद लो खरीद लो खरीद लो, तो लोग आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर देंगे। जब आप उनके हित की बात करोगे तो लोग आपको सुनेंगे। और कभी भी सेल्स करने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि लोग आपको सुने। बस इतना अपना लो, बात खत्म। सेंटर पॉइंट यही है सर कि आप उनके हित की बात करें, उनके हित की बात, एंड डेफिनेटली दे विल लिसन यू। हाँ, और उसके बाद उनकी बातों बातों में तो आप अपना प्रोडक्ट बेच ही रहे हो ना। तो खैर, आपने अपने जो डिजिटल मार्केटिंग का जो ट्रिक है, स्टाइल है, इसको बेचने में आपको क्या मशक्क़त आई, क्या मुश्किलात आई शुरू में जब आपने स्टार्ट किया इसको? और क्या ये आपका पहले से विजन था कि मैं इतने बड़े स्तर तक पहुंच जाऊंगा इसको लेकर, या कैसे शुरुआत हुई इसकी और कैसे आपने इसको फिर फैलाया? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत की, उस समय तो हमारी कंडीशन ये थी किसी तरीके से नौकरी जितने पैसे आ जाए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जब सीखी मैंने, उस समय मैं कर्जे में था। और जब आप कर्जे में होते हो और आपको घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, उस समय आपको क्या देखना है कि किसी तरीके से इतने पैसे मिले कि मुझे घर चलाने की तकलीफ ना हो जी। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाना शुरू की, उसके लिए ऐड किया, उसके लिए मैंने ऑनलाइन ऐड चलाए, और हर तरीके से व्हाट्सएप पर ऐड चलाए। तो वहाँ से क्या है कि मेरे पास अपने आप लोग आने लगे। ऑनलाइन पढ़ाई करते थे या ऑफलाइन पढ़ाई? ऑफलाइन पढ़ाया करता था। एक ऑफिस लिया था जहाँ पर मेरे बाल भी सर को टचते थे, उसको म्यानी बोलते हैं शायद ना, 6 फीट की हाइट थी उस म्यानी की। तो संघर्ष के किस्सों को इतने बड़े मंच पर बैठकर सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है। आपसे पहले मैं बता दूं, यहीं से शुरू करेंगे हम बात को, कि डॉक्टर खालिद आए थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हिंदुस्तान के, और कई मुल्कों के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ है। उन्होंने शुरुआत की ऑटो रिक्शा चलाने से। देखिए, कोई भी काम आपके लिए छोटा नहीं होता है अगर आप उसे काम मान रहे हैं। अगर आप उसे छोटा मान रहे हैं तो फिर वो काम नहीं है आपके लिए। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था, शादी हो चुकी थी मेरी, तकलीफ के दिन थे। अब चूंकि होटल लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि आज होटल में भी खर्चा लगता है, एक आदमी के पीछे आप 3000-4000 रुपये खर्च कर दोगे, अब उतनी फीस नहीं दे रहा है आदमी जी, और हम काम ही पैसे के लिए कर रहे हैं। तो मैं और मेरी वाइफ 2 ही एम्प्लॉय थे, एक एम्प्लॉय मैं था, दूसरी एम्प्लॉय मेरी वाइफ थी। उसने बहुत साथ दिया। कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो मेरी कामयाबी के पीछे मेरी अर्धांगिनी का बहुत बड़ा हाथ है। लोग आते थे तो उसका रजिस्ट्रेशन मेरी वाइफ किया करती थी। नाम भी जिक्र करना है, शिवानी जी नाम है, शिवानी अग्रवाल जी। तो वो रजिस्ट्रेशन करती थी ताकि ऐसा ना लगे कि मेरे ऑफिस में कोई एम्प्लॉई नहीं है। उससे भी लोगों को लगता है कि मैं फीस कम तो नहीं दे रहा। तो वो रजिस्ट्रेशन करती थी, फिर मैं पढ़ाता था। अब जब लोग चले जाते थे उसके बाद हम दोनों सारा समेटा करते थे। किराए पे कुछ लेकर आए हैं, प्रोजेक्टर्स वगैरह, वो वापस करने थे। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। वहाँ पर ठीक ठाक पैसे आने लगे। उस समय बस यही था कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। अभी 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, किसी तरीके से 20 कर लूँ तो डबल कमाई हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोग इतना प्यार करने लगेंगे, लोग इतना साथ देने लगेंगे। उसके पीछे मुझे क्या लगता है, बस एक सच्ची नीयत। आप सही नियति के साथ काम करो।
जब भी कोई मेरे पास आता था, मैं उसे वो सब कुछ पढ़ा दिया करता था। मान लीजिए मैं उससे 100 रुपये ले रहा हूँ, तो 100 रुपये में मैं उसको उतना कुछ पढ़ा दिया करता था जो उसको 1000 रुपये में कहीं नहीं मिल रहा है। तो वो मुझसे जुड़ जाता था। और आज भी जितने भी लोग इस शो को देख रहे होंगे, जो मेरे साथ 8 साल, 10 साल, 15 साल से जुड़े हुए हैं, इसमें से बहुत लोग मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, तो उन्हें पता है कि जब वो पहली बार आशीष अग्रवाल के पास आए थे, तो उसने ये नहीं सोचा कि उसने पैसे कितने दिए हैं। उसने ये सोचा कि मैं इस इंसान को पढ़ा कितना दूं, बता कितना दूं, इस इंसान को आगे बढ़ने में मदद कितनी कर दूं। तो आशीष जी ने बताया कि किस तरह से संघर्ष की एक दास्तान उनकी और कामयाबी का एक रास्ता, और लगातार डिजिटल दुनिया के बादशाह बने हुए हैं। अपनी अर्धांगिनी का उन्होंने जिक्र किया, शिवानी का। मैं थोड़ा सा और आऊँगा कि कुछ और अनुभव, क्या खट्टे मीठे अनुभव उनके साथ। और कहते हैं ना कि अर्धांगिनी तो आपने बोला, लेकिन हम कहते हैं कि संघर्ष की साथी, ये शायद ज़्यादा एक मुफीद शब्द है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब तक आपको कोई अपना साथ नहीं मिलता ना, आपको आगे बढ़ने के लिए 1 और 1 11 तो बनना ही है। और मेरी 1 और 1 में जो थी, मेरी अर्धांगिनी रही हमेशा, आज भी है। आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ और वो ऑफिस में अपना काम कर रही हैं और पूरी तरीके से उसी में मसरूफ़ हैं। तो मैं बता रहा था कि हम छोटे से कमरे में पढ़ाया करते थे। जी, जी, जी। अब जब लोग ज़्यादा आने लगे, कुछ अच्छे लोगों ने भी हमारी तरफ रुख किया, तो हमें लगा कि अब यहाँ पर पढ़ाने से हमारी वैल्यू थोड़ी सी डाउन होगी। वही कहते हैं ना, ईगो बढ़ती गई, इज्जत बढ़ती गई। हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो हमने बोला कि हमने अपनी फ़ीस बढ़ाई और हमने कहा हम होटल में करेंगे। जी अब होटल में तो करेंगे, लेकिन होटल तक जाने के लिए कैब में जाओ तो 600-800 रुपये लगे। जी। ठीक है, गाड़ी हमारे पास थी नहीं, और हमने प्रोजेक्टर भी खरीद लिया था तब तक। हम लोग प्रोजेक्टर, स्टैंडी, पेन, ब्रोशर्स सब कुछ लेकर एक स्कूटी पर पीछे वो लेकर बैठती थी, हम एक स्कूटी पे होटल तक जाया करते थे। फिर अगेन वही रोल, वो बाहर रिसेप्शन पर रजिस्ट्रेशन कर रही है, मैं अंदर पढ़ा रहा हूँ। एक बात और बोल दूँ जी। जो आप कहते हैं ना कि जो आपका नाम है आशीष अग्रवाल, और इस कम्युनिटी के लोग हाँ। कहते हैं ना कि कोई बनिया वाली बात कर लीजिए कि पैसे को बचाना अगर सीखना है तो आप लोगों से सीखा जाए। वैसे भी मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ये जीवन में आप फॉर्मूला अपनाओ। आपने क्या बचाया है वही आपने कमाया है। आज के कॉम्पिटिटिव युग में ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम मान लीजिए कि अपने शोषे में, अपने दिखावे में वो पैसा खर्च कर दे जो मुझे वहाँ से कमाना है, तो आखिरकार तो हम जीरो पे आ गए ना। हम जीरो के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, हम कमाने के लिए काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारी कमाई से हमारा परिवार चलेगा, और हमने कुछ ज़्यादा कमाया तो हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। आज जो लोग दुखी हैं, जो लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जो लोगों को लगता है कि मैं अपने बच्चे को हायर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मैं ट्यूशन्स नहीं करा पा रहा हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं करा पा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो कराना नहीं चाहते हैं, उनकी मजबूरी, उन पर पैसे नहीं है। उन्होंने या तो पैसे कमाने की अकल नहीं सीखी, या फिर उन्होंने पैसे बचाए नहीं। दो ही गलती होगी बस, या तो कमाने की अकल नहीं सीखी होगी, कमाना कैसे है, या फिर उन्होंने जब कमाए होंगे तो बचाए नहीं होंगे। तदबीर के ज़रिए हाथों से तकदीर गुलिस्ता होती है, कुदरत भी रहम फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। और आशीष अग्रवाल जी की यही कोशिश उनको एक बड़े मुकाम पर लेकर आई है। मानवता की सेवा कर रहे हैं और यूथ की सेवा कर रहे हैं। और आपका जो काम है डायरेक्टली कनेक्टेड है यूथ के साथ। हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं, थोड़ा सा संदेश दें और बताएं कि यूथ के लिए कैसी पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या कैपेबिलिटीज़ उनको डेवलप करनी चाहिए, क्या रास्ता पकड़ना चाहिए। एक आखिरी बात यहाँ पर आपके जरिए यूथ के लिए संदेश। आज की अगर हम यूथ की बात करें, जेनजीज, जितने भी जेनजीज हैं, आज उनके पास हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आज वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो पैदा कहाँ हुए हैं? वो पैदा लैपटॉप, स्मार्टफोन में हुए हैं, इंटरनेट के युग में हुए हैं। उन्हें आज से ही उतनी जानकारी है जितनी जानकारी हमें लेने के लिए सालों लग गए। तो मैं इसका एक नेगेटिव पार्ट भी बताना चाहूँगा। नेगेटिव पार्ट क्या है कि ओवर इन्फॉर्मेशन भी कई बार आपको नेगेटिव रास्ते में या गलत रास्ते पर लेकर जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप फोकस्ड रहें। अगर आप फोकस्ड नहीं है ना, तो आप यकीन मानिए कि आप तरक्की के रास्ते छू ही नहीं पाएंगे, आप हौसलों की उड़ान तय कर ही नहीं पाएंगे। कई बार क्या होता है, मैंने अपने बच्चों को भी देखा है और बहुत सारे बच्चों को भी देखा है। आज आप उनसे पूछिए क्या बनना चाहते हैं, वो कहेंगे डॉक्टर बनना चाहते हैं। 3 महीने बाद पूछिए क्या बनना चाहते हैं, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। फिर आप पूछिए क्या बनना चाहते हो, तो कहेंगे कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप डाइवर्टेड रहोगे, क्योंकि होता क्या है कि आज उन्होंने देखा कि डॉक्टर अच्छे पैसे कमा रहा है, फिर देखेंगे इंजीनियर्स अच्छे पैसे कमा रहा है, फिर देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स अच्छा काम कर रहा है, तो आप इन्फ्लुएंस होकर कोई काम ना करें। आप अपने अंदर की स्किल्स पहचानें। आपको कोई स्पेसिफिक स्किल आपके अंदर होगी और वो आपको जब पता चल जाएगी, आप उस काम में आगे बढ़ें।
ऊपर वाले ने हर किसी को किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनाया है। किसी की एनालिटिकल स्किल अच्छी है, किसी की कैलकुलेशन स्किल अच्छी है, किसी की आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो आपको उससे पता चल जाता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, पहली चीज़। दूसरा, आप अपने पसंद और नापसंद को देखिए कि आपको क्या पसंद है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स का काम करते हैं तो आप फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब आप साइंस पर जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है S2O क्या है और SBO क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि आप साइंटिस्ट बनने की तरफ ना जाएं, इंजीनियर बनने की तरफ ना जाएं, आप ऐसे काम में जाएं, ऐसे अकाउंट्स में जाएं, ठीक है, आप कैलकुलेशंस वाले काम में जाएं, इस तरीके के काम में जाएं। कई लोगों की मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, कई लोगों की मेमोरी पावर सही नहीं होती है। तो आपको कई लोग पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाते हैं, मेरी बेटी है बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, तो मैं यही चाहता हूँ कि वो पेंटर ही बने, आगे जाकर उसी कला के क्षेत्र में अपना नाम बनाए। तो आप समझिए कि आपके बच्चे को, जेंजिस को, मैं उनको भी बोलूँगा कि आप भी समझिए कि आप किस चीज़ में निपुण हैं। आज के समय में हर एक क्षेत्र में आपको तरक्की के रास्ते खुले हुए हैं। आज ये देखिए कि नीरज कुमार केवल भाला ही तो फेंक रहा है, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है कि नहीं है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ही तो खेल रहा है, उसका नाम है कि नहीं है। तो आज हर एक क्षेत्र में आप देखिए कि हर कोई भी आप काम कर रहे हैं, MF हुसैन पेंटिंग बनाकर, तो आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करिए, हर एक काम में आपके लिए सफलता के रास्ते आपको लेकर बुलंदियों तक लेकर जाएंगे, बस उस काम को करते रहें। दूसरी एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमने बात AI से शुरू करी है। तो आज AI का जो युग है ना, बहुत सारे काम को बहुत ईजी कर देगा और बहुत सारे काम खत्म कर देगा। जो रिपीटेटिव काम है ना, जिस काम को हम बार बार करते हैं, यहाँ तक कि अब डॉक्टर भी AI बन चुके हैं, AI ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो आप कोई भी काम करिए, साथ में AI को जरूर सीखिए और डीप लेवल तक सीखिए। स्कूल्स भी आज अपना चुके हैं, AI करिकुलम आ चुका है। 7-8 क्लास से आज स्कूल्स AI पढ़ा रहे हैं। अपने बच्चों को AI जरूर पढ़ाएं, AI का पूरी नॉलेज दें, ताकि वो AI के जरिए अपने प्रोफेशन को आगे लेकर जाए और तरक्की के रास्ते तक लेकर जाए। तो आपने जो है ना तरक्की के जो रास्ते बताए, और साथ ही ये भी कहा कि एक स्किल को पकड़ें, और जो आपने एग्जांपल्स दिए कि सचिन तेंदुलकर ने गेंद को मारना सीखा और इस तरह से मारना सीखा कि कोई और नहीं मार सकता, कोई और नहीं मार सकता बस। तो इस पर हरिवंश राय बच्चन ने ये कहा है कि घर से निकलता है सीखने को या दुनिया जीतने को वो मतवाला, किस पथ से जाए असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं बतलाता ये कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आशीष अग्रवाल जी, हौसलों की उड़ान में तशरीफ़ लाने के लिए और अपनी ज़िंदगी का इतना एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए नाजरीन के लिए, और जो आपने कामयाबी हासिल की, संघर्ष जो झेले, उसके बाद बाउंस बैक किए, तो हौसलों की उड़ान आपको सलाम करता है आपकी कामयाबी पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम में बुलाया और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि आप सभी लोग हारे नहीं हो, जीत से बस एक कदम पीछे हो। और सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त व सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। नाजरीन, हौसलों की उड़ान के आज के इस शुमारे में राशिद और आशीष अग्रवाल के साथ बस इतना ही। अगले शुमारे में एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर करेंगे मुलाकात, लेकिन चलते हुए आपको बता दें कि आप हौसलों की उड़ान को और DD उर्दू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। हम आपके लिए YouTube और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, और आप चाहें तो हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। तो फिर होगी मुलाकात, अपना रखें खास ख्याल। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आदाब।